हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको बीएसटी में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अनेक अनुभव और शोध कार्यों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञों ने प्रबंध के अलग अलग सिद्धांतों की व्याख्या की है। फ्रांस के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फयोल, जिनका जन्म 1841 में 1841 में हुआ था, उन्होंने अपनी एक किताब जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है। वो सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है डिवीज़न ऑफ वर्क। हेनरी फयोल का सिद्धांत यह बताता है कि यथासंभव संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य का एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए, न कि व्यक्ति को संपूर्ण कार्य। जब एक व्यक्ति बार बार संपूर्ण कार्य को अपने हिस्से में करेगा तो धीरे धीरे वह उस कार्य का एक विशेषज्ञ हो जाएगा और जिससे कह सकते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन की क्वालिटी आ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं वो एक विशिष्टीकरण का लाभ उसे मिलेगा। इस तरह से कार्य का एक विभाजन होना चाहिए और कार्यों को विभिन्न भागों में बांट दिया जाना चाहिए। दूसरी उनका जो सिद्धांत था, दूसरा सिद्धांत में वो कहते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अधिकार तथा उत्तरदायित्व। इस सिद्धांत में अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। जैसा उनका कहना था कि किसी का भी अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलता है। अधिकार और उत्तरदायित्व साथ चलने का मतलब होता है किसी व्यक्ति का कोई कार्य सौंपा जाए तो वह कार्य के परिणाम के प्रति हम उसको उत्तरदायी ही भी ठहराना चाहते हैं। वो तभी संभव है जब वह उत्तरदायित्व के साथ निभाने का पर्याप्त अधिकार भी उसको सौंपा जाए। अधिकारों के अभाव में, या कह सकते अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा और उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह से फयोल का कहना है कि अधिकारों का परिणाम ही उत्तरदायित्व है। यह अधिकार का स्वाभाविक परिणाम और आवश्यक रूप से अधिकार का ही दूसरा पहलू है। जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है तो उत्तरदायित्व का जन्म स्वतः हो जाता है, यानी कि अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों उनको दिया जाना चाहिए। तीसरा है अनुशासन या डिसिप्लिन। किसी भी कार्य की सफलता का निष्पादन करने के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है। अनुशासन, फयोल का कहना है कि अनुशासन का मतलब होता है आज्ञाकारिता, अधिकारों के प्रति श्रद्धा यानी रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, फिर कह सकते हैं निर्धारित नियमों का पालन करने, ऑब्जर्व ऑफ द इस्टेब्लिश्ड रूल। ये सभी स्तरों को अच्छी व्यवस्था प्राप्त होती है, तभी नियमों का स्पष्ट रूप से व्याख्या किया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंधक स्वयं को अनुशासित करके अधीनस्थों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे बहुत ही अच्छी बात होती है कि अगर ये कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम करने के वायदे को तोड़ते हैं तो वो कब उल्लंघन करते हैं? जब उसका प्रबंधक, उसे एक अधिकार प्राप्त होता है, प्रबंधक अपने एक डिसिप्लिन में काम करे तो वो नीचे वालों को भी अनुशासन का संदेश दे सकता है। तीसरी सिद्धांत हेनरी फयोल के तीसरे सिद्धांत है वो है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। आदेश की एकता में कह सकते हैं कि प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी के आदेश प्राप्त होने चाहिए, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। एक ही अधिकारी का आदेश प्राप्त होना चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधिकारी को प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाला कई अधिकारी होंगे तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि प्रत्येक आदेश को प्राथमिकता दे और इस प्रकार वह अपने आप में भ्रमित पाता है।
इसलिए ऐसी व्यवस्था के चलते अधीनस्थों या कह सकते हैं जो डाउनवर्ड होते हैं उनकी कार्यकुशलता भी कम होती है। इस तरह से दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि एक से अधिक अधिकारी होने पर प्रत्येक चाहेगा कि पहले उसके आदेश का पालन हो, और इस तरह से ईगो के चलते उनमें आपसी झगड़े की संभावना बनी रहती है, जिसका नतीजा क्या होगा कि कार्यकुशलता में भी कमी आती है। जैसा हमने आपको यहाँ डायग्राम में भी बना के दिखाया है कि राइट अप्रोच का मतलब वही होता है कि अगर अपवर्ड एक हैं तो वो पहले अपने डाउनवर्ड में जितने होते हैं उनको अप्रोच करे, और राइट वर्ड का अप्रोचिंग का मतलब है जैसे एम मैनेजर है तो वो अपने नीचे अधीनस्थ जितने हैं उनके अप्रोच को वो फॉलो करे और उनके बात को वो माने, न कि क्रॉस के बातों को। इस तरह से आदेश की एकता कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के आदेश देने का अधिकारी होना चाहिए या एक व्यक्ति का ही फॉलो होना चाहिए। तीसरा उनका सिद्धांत कहता था कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं निर्देश की एकता। निर्देश की एकता से मतलब होता है कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिसका समान उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए, यानी कि वन हेड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम कह सकते हैं समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं के समूह के लिए एक योजना प्लान या कह सकते हैं प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, और उसे नियंत्रित करने वाला भी एक ही प्रबंधक होना चाहिए। इस तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत ये देखा जाता है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर देना ज़्यादा सही होगा। आदेश की एकता का मतलब होता है कि एक कर्मचारी को आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, तथा निर्देश की एकता का मतलब होता है समान उद्देश्यों वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इस तरह से एक संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए कह सकते हैं निर्देश की एकता महत्वपूर्ण होती है, जबकि कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए आदेश की एकता आवश्यक होती है। यानी फ्यूल्स क्या कहते हैं कि फ्यूल्स फील्स दैट फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, while the unity of command is the important to enhance the efficiency of employees। ये है आदेश की एकता और निर्देश की एकता, जिसमें थोड़ा सा हम लोगों ने अंतर भी देखा। और दूसरा उनका सिद्धांत था व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, यानी कह सकते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जिसमें वो कहते हैं कि इस सिद्धांत को व्यक्तिगत हित पर सामान्य हित को प्राथमिकता, है ना, कह सकते हैं प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ही नाम दिया जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य हित अथवा संस्था का हित ही सर्वोपरि है। यदि सामान्य हित व व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता क्रम में रखने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से सामान्य हित को प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। जैसा कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम इसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। एक प्रबंधक को कोई निर्णय लेने से व्यक्तिगत रूप से यदि हानि होती है लेकिन संस्था को भारी लाभ हो तो संस्था के लाभ को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लेना चाहिए। इसके विपरीत हम कह सकते हैं यदि किसी निर्णय से प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है लेकिन संस्था को भारी हानि होती है तो यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। यानी कि वही कह सकते हैं व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, यानी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।